हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आज हो चुका है 3 अक्टूबर और एसएससी सीपीओ की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, तो इस क्लास को देखकर जाइएगा। 100% इस क्लास से आपको 20 से 30 सवाल आपको हूबहू आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सीपीओ का कैसा पैटर्न आया है, सीपीओ ने कैसे सवाल पूछे हैं, सारे सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। पूरी क्लास को नोट करके रखिएगा। 100% आने वाली शिफ्टों में आज की क्लास से आपको 20 से 30 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने पूछे गए सवाल। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया था कि 15वीं भाषा सिंधी को संविधान में 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा या 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी और दोस्तों भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 8 में है। जितनी बातें दोस्तों मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ सारे अपने आप में एक सवाल होने वाले हैं, तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इसको आप नोट कर लें। सबसे पहला सवाल दोस्तों, भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 8 में है। और दोस्तों जो 15वीं भाषा सिंधी को 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था हमारे संविधान में। 14 भाषाएं पहले थी, 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया, यानी कि कुल दोस्तों 15 भाषाएं हो गई। उसके बाद होता है 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको कहते हैं नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जो दोस्तों कब जोड़ा गया, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों 15 और 3 18 भाषाएं हो गई। उसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया? इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। अब दोस्तों ये यहाँ पर 99वां संविधान संशोधन देके रखा है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया। ये कौन सा संविधान संशोधन है? ये दोस्तों 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसको आप नोट करके रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें एसएससी सीपीओ में काफी पुरानी करंट अफेयर आपसे पूछी जा रही है, 2020 के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि भूतिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम, कर्नाटक, सिक्किम, केरल है। दोस्तों नोट करके रखिएगा, भूतिया नृत्य का संबंध है सिक्किम से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं आपको नोट कराता हूं। असम में दोस्तों कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला दोस्तों कहां पर लगता है? ये दोस्तों असम में लगता है। और असम में दोस्तों किस मंदिर में लगता है? कामाख्या माता मंदिर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कामाख्या देवी मंदिर कहां पर स्थित है, ये दोस्तों असम में स्थित है। और असम में ही दोस्तों बिहू फेस्टिवल मनाते हैं, बिहू फेस्टिवल असम में मनाते हैं। और वांचुआ फेस्टिवल ये कहाँ का? ये भी असम का फेस्टिवल है, इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों फसल की कटाई से संबंधित है ये बिहू फेस्टिवल। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों अगर हम दोस्तों बात करें केरल की, केरल में दोस्तों सबरीमाला मंदिर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों केरल में स्थित है। और दोस्तों सबरीमाला मंदिर में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? मकर विलक्कू त्योहार। मकर विलक्कू फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? केरल के अंदर। और केरल की दोस्तों आधिकारिक भाषा कौन सी है? मलयालम। और दोस्तों केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। इन दोनों का संबंध कहां से है? इन दोनों का संबंध है केरल से। इतने फैक्ट आपको नोट करके रखने हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे आपकी आगामी सारी शिफ्टों के लिए। दोस्तों आपको कर्नाटक से याद आ रहा होगा भूत कोला, ये नृत्य कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। और कर्नाटक का बहुत ही फेमस दोस्तों एक और फेस्टिवल है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस डांस एकेडमी की स्थापना की? दर्पण अकादमी, दर्शन अकादमी, नृत्यांगना या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको याद होगा मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जल्दी से कमेंट कर बताएंगे आप। और दोस्तों मृणालिनी साराभाई ने दर्पण अकादमी की स्थापना की थी।
थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि दोस्तों आपको जो भी महत्वपूर्ण शास्त्रीय दोस्तों नृत्य हैं और उनसे संबंधित जो कलाकार हैं उनको पढ़कर जाना है। आपकी शिफ्ट में 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल दोस्तों ओडिसी नृत्य से भी पूछा गया है, ये हम आगे कवर करने वाले हैं। आज मैं आपको सारे दोस्तों महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित नृत्य आज ही नोट करा देता हूं, इसको नोट कर लेना। और दोस्तों किसी भी परीक्षा में बैठ जाना आप एसएससी की, 100% आपको यहां से सवाल देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया था हमसे, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51 ए। इस स्लाइड को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां पर मैं आपको बहुत सारे सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे। दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? तो आप सबको पता होना चाहिए, भाग नंबर 3 में दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से 35, इसको आप लिख लें। मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में है। और मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। अगर आपसे सवाल पूछ लिया था इनका भाग कौन सा? भाग नंबर 3, 12 से 35 है। अब दोस्तों आपको याद होगा 5 से 11 है। 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 2, भाग 2 में है नागरिकता का उल्लेख। आर्टिकल कौन सा है? 5 से 11 के बीच में है। और दोस्तों ये आर्टिकल 36 से 51, इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है? इसमें दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 4 में है। भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख कौन से आर्टिकल है? 36 से 51 है। ये दोस्तों 36 से 51 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल बन सकते हैं सारे पढ़कर जाइएगा। 100% आपकी परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 51 ए, इसका संबंध किससे? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इनका उल्लेख कौन से दोस्तों आर्टिकल में है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 51 ए। कौन सा भाग है? भाग 4 ए, भाग 4A। तो इतने सवाल मैंने आपको बताए हैं, सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए लल्लन टॉप सवाल हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। और दोस्तों डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। इसको भी आप लिख लें, इंग्लैंड या ब्रिटेन आपके ऑप्शन में आएगा, इसको आप ध्यान में रखें। 100% आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्रुव सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? मैत्रक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, चालुक्य वंश। दोस्तों नोट करके रखिएगा, ये ध्रुव सेन इनका संबंध है मैत्रक वंश। आपके ऑप्शन में देके रखा था मैत्रक वंश, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको जितने भी महत्वपूर्ण वंश हैं सारे पढ़कर जाने हैं, आपकी परीक्षा में सवाल बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सैयद वंश, इसके संस्थापक कौन है? खिर्ज खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिर्ज खां। लोधी वंश के बहलोल लोधी, ये दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक हैं। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो, चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज की क्लास के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर आपका भविष्य में कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, एकदम रामबाण जानकारी होगी जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती या आत्माराम पांडुरंग। ये लीजिए दोस्तों, आपको मैं इतना कंटेंट दूंगा यहाँ पर, आप दोस्तों भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा ज्योतिबा फुले। बच्चे को पता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अब दोस्तों राजा राम मोहन राय ने दोस्तों क्या किया था 1828 में? तो आपको याद होगा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर आपसे सवाल बन जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। और 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा, कौन सी? आत्मीय सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी। और दोस्तों आपको याद होगा सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी को हुआ था। और किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। किसकी सिफारिश पर किया था? राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर किया था। ये तो हो गए दोस्तों राजा राम मोहन राय। महात्मा ज्योतिबा फुले ने दोस्तों क्या किया था 1873 में? आपको याद होगा सत्यशोधक समाज। कौन सा समाज?
सत्यशोधक। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और दोस्तों कब की थी? 1873 में की थी। और सत्यशोधक समाज कहाँ का समाज है? ये दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है, मुंबई का समाज है। ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में, कब? 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक बहुत ही फेमस नारा है, वेदों की ओर लौटो। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और इनकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है परीक्षा में दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश। किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पर रचना है। अब दोस्तों एक ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग। 1867 में इन्होंने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये लीजिए दोस्तों सवाल एक था, मैंने आपको 10 से 15 सवाल बताएं जो आपकी परीक्षा में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 371। दोस्तों आपको बता दें संपत्ति के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 300 ए में किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले दोस्तों संपत्ति का जो उल्लेख था, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था आर्टिकल नंबर 31 में था। फिर होता है 44वां, कौन सा? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1978 का है। कब का है? 1978। तो आपसे सवाल यह भी पूछा सकता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में कब डाला गया? 1978 में डाला गया। और दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत? संविधान संशोधन 44वें के तहत। पहले दोस्तों आर्टिकल 31 था, जब दोस्तों 44वां संविधान संशोधन हो जाता है तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया जाता है। और आर्टिकल कौन सा हो जाता है? आर्टिकल 300 ए। अब दोस्तों आपको याद रखना है संपत्ति का जो उल्लेख है वो कौन से भाग में है? वो दोस्तों भाग नंबर 12 में है। भाग 12 में है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 108, इसमें क्या है? संयुक्त बैठक, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 108 में। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये ज्वाइंट सिटिंग इसको बुलाता कौन है? इसको बुलाते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। और इसमें आपको मैं बता दूं जो प्रेसिडेंट होते हैं, माफ कीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत का जो महान्यायवादी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76 में है, यानी कि केंद्र का सबसे बड़ा वकील है। और दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग में भाग तो लेता है लेकिन वोटिंग में भाग नहीं लेता है। इतनी जानकारी आपको नोट करनी है। आर्टिकल 371 में दोस्तों क्या दिया हुआ है? दोस्तों राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 371। ये दोस्तों पूरा पोस्टमार्टम करते चल रहा हूं हर एक सवाल का आपके सामने। बस आप इस क्लास को देखते चलिएगा और सारे सवाल सुनते चलिएगा। 100% आपकी परीक्षा में आपको सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। अगला सवाल दोस्तों, पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह भी सवाल आज आपकी शिफ्ट में पूछा गया। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध है आपका छत्तीसगढ़ से। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर यह पूछा गया होगा कि इसकी फेमस कलाकार कौन है तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, तीजन बाई। तीजन बाई इसकी फेमस कलाकार है पंडवानी लोक नृत्य की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। अब छत्तीसगढ़ की बात आई तो पंथी लोक नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा ये लोक नृत्य कहाँ का? ये भी छत्तीसगढ़ का है। हरेली ये कहाँ का है? हरेली भी छत्तीसगढ़ का है। अब दोस्तों ऑप्शन में उत्तराखंड देके रखा है तो हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड। झोरा ये कहाँ का है? ये भी उत्तराखंड का लोक नृत्य मतलब त्योहार है। और एक दोस्तों फूलदेई फेस्टिवल कहाँ का? ये भी उत्तराखंड का है। उत्तराखंड से इतनी बातें आपको नोट करनी है। झारखंड का बहुत ही फेमस है सरहुल फेस्टिवल। और बिहार का दोस्तों बहुत ही फेमस है जट जाटिन ये कहाँ का? ये बिहार का है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 360, 356, 352, 371 है। दोस्तों आपको बता दें जो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख आर्टिकल नंबर 352 में किया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे सवाल पूछ ले राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 356। और दोस्तों वित्तीय आपात कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 360। इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों आपातकाल का उल्लेख दोस्तों कौन से भाग में है? भाग 18 है।
भाग 18 में है आपातकाल का उल्लेख। अब दोस्तों यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये जो राष्ट्रीय आपात होता है आर्टिकल 352 ये कितने समय के लिए दोस्तों लागू किया जा सकता है, नोट करके रखिएगा, ये अनिश्चित काल तक यानी कि अनंत समय तक, जब तक दोस्तों राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई दोस्तों संकट होगा तो दोस्तों ये तब तक ये राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। और ये वित्तीय आपात ये भी दोस्तों अनंत समय तक, लेकिन ये जो राष्ट्रपति शासन होता है ये केवल राष्ट्रपति 3 साल तक लगा सकता है। ये बहुत ही डीप जानकारी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 371 हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहां से मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण फैक्ट है, सवाल भी बताते चलूंगा और दोस्तों आपको उसके फैक्ट भी बताऊंगा। एक सवाल दोस्तों आपकी जनगणना से पूछे गए थे, एक सवाल नहीं बल्कि 1 से 2 सवाल थे जो आपकी जनगणना से पूछे गए थे। अब जनगणना से दोस्तों कोई सा भी सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। जनगणना के सारे फैक्ट मैं आपको आज यहीं पर नोट करा देता हूं। आइए दोस्तों बात करते हैं पूरी जनगणना को लेकर। जनगणना इसका दोस्तों लिंगानुपात कितना था, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ये दोस्तों क्या है, ये लिंगानुपात है। आबादी का घनत्व कितना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जनसंख्या का घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों 2 सवाल हो गए आपके। अगला फैक्ट, वर्ष 2001 से 2011 के बीच में दशकीय जनगणना की वृद्धि कितनी हुई थी, तो नोट करके रखिएगा आंकड़ा 17.64%। महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जितने आंकड़े मैं आपको यहां पर नोट करा दे रहा हूं इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं बनेगा, आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाइएगा। अगला फैक्ट है दोस्तों साक्षरता दर अगर आपसे पूछी जाए तो नोट करके रखिएगा। साक्षरता दर दोस्तों कितनी थी, कुल दोस्तों आबादी की साक्षरता दर थी 74.04%। लेकिन दोस्तों कुल आबादी भारत में दुनिया की कुल आबादी कितनी है, अगर दोस्तों अब आपको कुल साक्षरता दर पूछी जाए तो दोस्तों 74.04%, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में दुनिया की कुल आबादी का कितना परसेंट है, 17.5%। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला फैक्ट, अब दोस्तों यहां से बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। दोस्तों ये बात सबको पता होती है, केरल सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है, मिजोरम। तीसरे नंबर पर त्रिपुरा। आपको पहला दूसरा तीसरा क्रम याद रखना है, अगर सवाल बहुत कठिन करेगा तो आपसे दूसरा पूछ लेगा। दोस्तों न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है, तो बिहार की है, बच्चे को पता है। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महत्वपूर्ण सवाल। उत्तर प्रदेश का कोई जिला आ जाएगा आप तुरंत आंसर लगा देंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछे तो ठाणे महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला फैक्ट, दोस्तों अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। कोई शक नहीं 75 जिले हैं। दोस्तों भारत की साक्षरता दर 74% डिस्कस कर चुके हैं। अगला फैक्ट है, इसमें दोस्तों पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों पुरुषों की साक्षरता दर थी 82.14%। महिला की साक्षरता दर कितनी थी, 65.46%। ये दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी सारी शिफ्टों के लिए। सर्वाधिक साक्षरता दर जिला वाला, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस जिले की थी, ये दोस्तों सरचिप करके है। सरचिप कहां पर स्थित है, मिजोरम में। और सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की थी, अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप नोट करेंगे। अगला फैक्ट है दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। महत्वपूर्ण सवाल। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर नागर हवेली। सबसे अधिक सबसे कम। अब दोस्तों यहां से अगर आपसे एक सवाल और पूछ लिया जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां की है, बिहार की। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। लेकिन एक सवाल आपसे और पूछा जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आपको आंसर दिल्ली लगाना है, नई दिल्ली। ये तो होगा 3 सवाल। और दोस्तों 2 सवाल आपसे और पूछे जाते हैं, सबसे अधिक लिंगानुपात दोस्तों कहाँ का है, केरल का है सबसे अधिक लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात है ये दोस्तों कहाँ का है, ये दोस्तों हरियाणा का है। कहाँ का, हरियाणा का है। ये 2 सवाल भी आपको और याद रखने हैं। जितने सवाल बन सकते हैं जनगणना से सारे मैंने नोट करा दिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार, आपसे 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। अब इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि दोस्तों ये वो सवाल हैं जो TCS के पूछे गए सवाल है, वहां से मैंने इसको कलेक्ट किया है। दोस्तों आपसे उड़ीसी नृत्य के दोस्तों नृतक पूछे गए थे 2 से 3 सवाल के बीच में। अब दोस्तों बात करते हैं सारे महत्वपूर्ण फैक्ट।
दोस्तों भरतनाट्यम से आपको किसका किसका नाम याद रखना है? मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। मल्लिका साराभाई, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। दोस्तों ये सवाल नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ऐसा दोस्तों कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है कहीं पर। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई और रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम, भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति और कमल नारायण, और नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, और टी वाला सरस्वती, मीनाक्षी श्रीनिवास और बैजंती माला, इन सबका संबंध किससे? इन सबका संबंध है भरतनाट्यम से। और सोनल मान सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टीसीएस का। दोस्तों सोनल मान सिंह का संबंध उड़ीसी नृत्य से भी है और दोस्तों भरतनाट्यम से भी है। अगर आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम ना देके रखा हो तो उड़ीसा लगाएंगे, उड़ीसा ना देके रखा हो तो भरतनाट्यम आप लगाएंगे। अगला फैक्ट, अब दोस्तों कथक से आपको कितने नाम याद रखने हैं? कथक से आपको याद रखना है सितारा देवी, इनका संबंध किससे है? कथक से। शोभना नारायण, बिरजू महाराज, ये वो सवाल हैं जो टीसीएस में पूछे गए हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर। कथक दोस्तों सितारा देवी, शोभना नारायण, बिरजू महाराज, सरस्वती सेन, शंभू महाराज, कुमुदनी लखिया, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल का सवाल, रोशन कुमारी, इनका भी संबंध कथक से है। अगला फैक्ट, मोहिनी अट्टम का संबंध कल्याणी अम्मा, कनक रेले, मोस्ट रिपीटेड सवाल टीसीएस का। सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, ये दोस्तों कल्याणी अम्मा और कनक रेले, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला फैक्ट, दोस्तों आपको बात करना है कुचिपुड़ी के लेकर। कुचिपुड़ी से दोस्तों आपको राधा रेड्डी, मोस्ट रिपीटेड सवाल। बेम्पति चिन्ना सत्यम, मोस्ट रिपीटेड। पद्मजा रेड्डी, पूछा गया सवाल। लक्ष्मी नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति और स्वप्न सुंदरी, यानी कि आपको 1, 2, 3 और ये 4 नाम तो याद रखने, महत्वपूर्ण सवाल हैं। मणिपुर से दोस्तों झावेरी बहने, रिपीटेड सवाल। गुरु विपिन सिंह, मोस्ट रिपीटेड सवाल। कलावती देवी, गुरु हरिचरण सिंह, यानी कि दोस्तों आपको झावेरी बहने और गुरु विपिन सिंह का नाम याद रखना है। अगला फैक्ट, उड़ीसी नृत्य से दोस्तों कौन है? उड़ीसी नृत्य से सोनल मान सिंह। मैंने आपको अभी क्या बताया? सोनल मान सिंह का संबंध उड़ीसी नृत्य से भी है और भरतनाट्यम से भी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। केलूचरण महापात्र, आज की परीक्षा में दोस्तों उड़ीसी नृत्य से आपके सवाल पूछा गया था। केलूचरण महापात्र, अब दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या था उसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया है, लेकिन सवाल यही पूछे गए हैं। संयुक्ता पर्णहारी, माधवी मुद्दल, कुमकुम मोहंती, गुरु गंगाधर प्रधान, और सत्रिया नृत्य से दोस्तों श्रीमद शंकर देव। और सत्रिया कहाँ का है? असम का क्लासिकल नृत्य है। कहाँ का? असम का। अगला फैक्ट, दोस्तों कथकली कलाकार कौन कौन है? तो आपको ध्यान में रखना, कथकली से मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुटी, आनंद शिवराम, संत रमन, राम गोपाल, ये भी नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कौन से? मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर। अगला क्वेश्चन, दोस्तों इतने ही सवाल थे जो दोस्तों आज मैंने इस टॉपिक में क्लियर किए हुए हैं। सवाल दोस्तों बहुत पूछे गए थे, लेकिन दोस्तों बच्चा उसको कंफर्म नहीं बता पा रहा, लेकिन दोस्तों जो सवाल पूछा गया था उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे सारे मैंने आपके सामने रख दिए। अब दोस्तों 1-2 महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देता हूं, आपको क्या क्या टॉपिक पढ़कर जाना है। आपको शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाएं पढ़कर जानी है, परीक्षा में सवाल बन रहे हैं। महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, उनसे संबंधित वादक, ये भी आपको पढ़ के जाने हैं। और दोस्तों जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उनसे संबंधित जो उनके जो भी महत्वपूर्ण फेस्टिवल वहाँ के होते हैं वो भी आपको देख कर जाना है। और जनगणना भी आपको पढ़कर जानी है, परीक्षा में आ रही है। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज है आपकी परीक्षा के अंदर है। यानी कि दोस्तों एक सवाल आपसे 2020 में पूछा गया था, वेट लिफ्टिंग से संबंधित था, टोक्यो ओलंपिक का। ये सवाल भी आपसे पूछ लिया गया था। आपसे स्पोर्ट आपको पढ़कर जाना है, 100% आपकी परीक्षा में छपने वाले सवाल हैं। अब दोस्तों यहाँ से 1-2 फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ, 1-2 संविधान संशोधन बता देता हूँ, इनको पढ़ लीजिएगा, 100% आपकी परीक्षा में आना ही आना है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और दोस्तों कौन सा है आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और दोस्तों आपका 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पहले दोस्तों इनकी बात कर लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का है। 44वां दोस्तों कब का है? 1978 का है। और दोस्तों 73वां कब का? 1992 का अधिनियम है, 1993 में लागू हुआ था। 86वां कब का है? ये 2002 का है। अब दोस्तों 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोस्तों कब है? 1 जुलाई 2017 को ये लागू, ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से संबंधित है 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। अब दोस्तों इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे,
एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दिया जाता है हमारे संविधान में। सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 51A, ये हो गया सवाल। शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, मापतौल हो गया, इन सबको दोस्तों समवर्ती सूची में डाला गया था। अब दोस्तों हम 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिस्कस कर चुके हैं। 73वां संविधान संशोधन है, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जल्दी से बताएं पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। 86वां संविधान संशोधन, अगर आपसे पूछा जाए 11वां मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, लेकिन ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। इतनी बातें आपको याद रखनी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी कैसा दोस्तों कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हो चुका था। और दोस्तों कौन सी समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अब उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट, आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अब दोस्तों हम मिलने वाले हैं शाम वाली क्लास में, यानी कि दोस्तों सीपीयू की जितनी भी शिफ्टें होंगी और सारे सवाल दोस्तों मैं आपको इकट्ठे शाम वाली क्लास में कवर करा दूंगा, जो भी सवाल आज की शिफ्टों में आपसे पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।